रिडॉक्स रिएक्शंस में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। इस क्लास का टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है हमें यह समझना है। रिडक्शन किसे कहते हैं ये भी समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या चीज होते हैं ये समझना है। और चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन है तो थोड़ी सी बात यहाँ पर हम रिएक्शंस की भी जरूर करेंगे। इससे पहले भी इस चैप्टर के नाम पर हम लोग मिल चुके हैं। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। उसके यूज से हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन को ले लिया है, ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास दो डिफिनेशन या दो मेथड है। हम ऑक्सीडेशन को कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी पहचान सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मेथड्स तो और भी है लेकिन हम यही दो मेथड्स प्रीफर करते हैं जो काम के हैं। बाकी जो है भीड़ बढ़ाने वाले मेथड है। हमको भीड़ नहीं बढ़ाना है, हमें काम करना है, गिनती नहीं गिनाना है, नोट्स मोटा नहीं करना है, हमें जो है काम की बात करके आगे बढ़ते रहना है। ऑक्सीडेशन के लिए दो डिफिनेशंस हम प्रीफर करते हैं। या तो ऐसे ऑक्सीडेशन को पहचान लो या तो ऐसे ऑक्सीडेशन को पहचान लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम दे रहे हैं। सोडियम, सोडियम एक मेटल है। मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। तो ये भी कह रहा है हाँ, ठीक है। और इसके हाँ कहने से हमें याद आया कि पिछला क्लास खत्म होते होते हमने कहा था कि जरा मेटल नॉन मेटल बुक में खोजना। तो कहते तो बहुत है लेकिन खोजते लोग थोड़ा कम है। खोजे होगे तभी अच्छी बात, नहीं खोजे होगे चलो हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बता दें। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और इधर डी ब्लॉक। क्या बता रहे हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक और नीचे की तरफ अपना एफ ब्लॉक, ये होता है। तो एस ब्लॉक में पूरा मेटल भरे हुए हैं, ठीक है ना। जितने भी हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सब मेटल है, वो सब इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। डी ब्लॉक में सब मेटल है, वो सब इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। एफ ब्लॉक में सब मेटल है, वो सब इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। ये जो पी ब्लॉक है इधर, ठीक है ना, इसमें जो है कुछ ऐसा सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर जब बनाओगे ना तो तुम्हें इसमें मेटल और नॉन मेटल की बाउंड्री दिखाई पड़ेगी। बुक में अगर देखोगे ध्यान से तो एक ऐसा बना होता है, ऐसा सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना के लिखा रहता है उधर वाले नॉन मेटल है, इधर वाले जो है मेटल है। और बाउंड्री पर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। उनको मेटल आयड्स या फिर सेमी मेटल्स बोलते हैं। तो हमने मेटल का नाम लिया तो हमें याद आ गया, पिछले क्लास में हमने तुम्हें बोला था कि मेटल नॉन मेटल पे थोड़ा फोकस करना। तो ये सब हाइड्रोजन को छोड़कर एस ब्लॉक पूरा मेटल से भरा हुआ है, डी ब्लॉक पूरा मेटल, एफ ब्लॉक पूरा मेटल। पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल का दोनों का मिक्सचर है और बीच में जो है कुछ एलिमेंट्स, उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब जैसे इस वाले साइड में अपना बोरान पहले होता है, बोरान को छोड़ करके आगे जो है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, छोटा बन गया भाई, नियॉन है, ये सब क्या है नॉन मेटल्स है। इधर सब नॉन मेटल्स भरे पड़े हैं। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सब नॉन मेटल। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, वो भी नॉन मेटल है। सल्फर के नीचे सेलेनियम होता है, वो नॉन मेटल नहीं होता है, उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसी तरह से नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, वो भी नॉन मेटल, लेकिन फास्फोरस के नीचे जो है आर्सेनिक है, उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगता है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, उसके नीचे फास्फोरस नॉन मेटल है, उसके नीचे आर्सेनिक मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है, उसके नीचे एंटीमनी और बिस्मुथ दोनों मेटेलिक हो जाते हैं। तो किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेटेलिक नेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। ग्रुप में जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेटेलिक नेचर बढ़ता जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन नॉन मेटल, उसके नीचे सल्फर नॉन मेटल, उसके नीचे सेलेनियम, उसमें थोड़ा थोड़ा मेटल का प्रॉपर्टी आ गया है। उसके नीचे जो है टेल्यूरियम और पोलोनियम, उनमें मेटल की प्रॉपर्टी अच्छे से आ गई है, ठीक है। कार्बन नॉन मेटल, उसके नीचे सिलिकॉन में थोड़ा सा मेटल का प्रॉपर्टी आ जाता है। उसके नीचे जो है जर्मेनियम, उसमें भी अच्छा खासा मेटल का प्रॉपर्टी होता है। टीन और लेड मेटल है। तो जब इसमें देखोगे तो हाफ नॉन मेटल है, हाफ मेटल है, और बाउंड्री पर जो एलिमेंट्स हैं उनमें
मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो चलो मेटल नॉन मेटल की बात हमने भी थोड़ी सी कर ली, बाकी जो है जो थोड़ा बुक में भी खोजना क्या लिखा हुआ है। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों मेथड से हम लोग जो है ऑक्सीडेशन को पहचान सकते हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। इसका अपोजिट हम रिडक्शन देखें, तो रिडक्शन के लिए हम डिफिनीशन बस इसका अपोजिट कर दे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस का अपोजिट क्या होता है, एक्सेप्ट करना या गेन करना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट का अपोजिट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबको पता है, तो बचपन में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने ना कि इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो है रिडक्शन के लिए डिफिनीशन का काम करेगा, रिडक्शन को पहचानने के लिए मेथड का काम करेगा। इसको तुम डिफिनीशन भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो। तो हम ऐसे और ऐसे दोनों तरह से ऑक्सीडेशन पहचान सकते हैं, ऐसे और ऐसे दोनों तरह से रिडक्शन पहचान सकते हैं। जैसे कोई नॉन मेटल क्लोरीन ही पकड़ लो, क्लोरीन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड आयन बनता है। तो हम इसको रिडक्शन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसने, इलेक्ट्रॉनों का लाभ किया है, इलेक्ट्रॉनों का गेन किया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनों का फायदा हो गया, इसे मींस रिडक्शन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको घाटा हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। हम इसकी मदद से पहचाने, देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है इसका, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब भी कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में लिखा होता है, उसके साथ कोई आगे पीछे नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ क्लियरली +1 लिखा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और 0 से +1 का मतलब होता है 1 यूनिट बढ़ गया। हम 0 से +1 जाते हैं तो 1 यूनिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट बढ़ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम इसको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है, वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन है ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, रिडक्शन है ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं और ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और यहाँ क्या है -1। तो 0 से -1 हुआ तो बढ़ गया क्या, नहीं, 0 से -1 हुआ तो घट गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट कम हो गया, कम हो गया मतलब रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन दोनों तरीकों से पहचान सकते हैं, रिडक्शन दोनों तरीकों से पहचान सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पहचान सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पहचान सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन हमें उतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं हमेशा, तो अगर इलेक्ट्रॉन न दिखाई पड़े तब हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को पहचान करके कि बढ़ा कि घटा, हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स लिए जाए, कोई और मेटल पकड़ लो, जैसे आयरन को ही पकड़ लिया, आयरन जो है +2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। इसी तरह से आयरन +2 है, वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन आयरन का हुआ। यहाँ इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयरन +2 का फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, तो आयरन +3 में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान से देखो, आयरन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करोगे। आयरन से आयरन +2 बना, ये भी ऑक्सीडेशन है, +2 से +3 बना, ये भी ऑक्सीडेशन है, +3 से +4 बनेगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, +4 से +5 हो जाएगा और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन चलता है। रिडक्शन के लिए हमें कोई बहुत स्पेशल टाइप का एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, बस इसी को अपोजिट वे में लिख दो कि आयरन +2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयरन बन गया, लो हो गया रिडक्शन। आयरन +3 जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयरन +2 में बदल गया। तो रिडक्शन के लिए हमें कोई स्पेशल एग्जांपल नहीं चाहिए, बस उसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, तो रिडक्शन का एग्जांपल हो जाता है। अगर आयरन +2 से आयरन +3 का बनना ऑक्सीडेशन है, तो आयरन +3 से आयरन +2 का बनना रिडक्शन कहा जाएगा। आयरन से आयरन +2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो आयरन +2 से आयरन का बनना रिडक्शन कहा जाएगा। सोडियम से सोडियम आयन बना है, ऑक्सीडेशन है, तो सोडियम आयन से जब सोडियम बनेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। क्लोरीन से क्लोराइड बना है, रिडक्शन कहा है, तो जब क्लोराइड से क्लोरीन बनेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझे मेरी बात?
तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है कोई ऐसा नहीं कि दोनों के बिल्कुल अलग अलग एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल कभी रिडक्शन का काम कर सकता है, कभी ऑक्सीडेशन का काम कर सकता है। बस हमें जरूरत है तो रिएक्शन का डायरेक्शन देखने की सही तरह से। हम रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन या रिडक्शन से ऑक्सीडेशन हो सकता है, करेक्ट। तो ये सब बड़े ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, इनमें तो बहुत आसानी से दिख जाता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। और ये दोनों ऐसा नहीं कि हमने फिलहाल तो अभी अलग अलग लिखा है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों एक साथ होते हैं। अगर कहीं ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर रिडक्शन भी जरूर होगा, दोनों एक साथ होने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है किसी चीज का तो उसी समय किसी न किसी का रिडक्शन भी जरूर होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है तो किसी न किसी उसी समय किसी न किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा भी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होने वाली चीजें हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉन से भी पहचान सकते हैं, उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पहचान सकते हैं। यह ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ +2 है, 2 यूनिट बढ़ गया। यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, 1 यूनिट बढ़ गया। यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, 2 यूनिट कम हो गया। यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, 1 यूनिट कम हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, 1 यूनिट कम हो गया। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलो, घट रहा है तो उसको रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होने वाली चीज है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन बाद में कहीं और होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों एक साथ होते हैं। जैसे हम सिंपल सा रिएक्शन देखें, सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका 0 है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, क्लोरीन का -1 हो गया। तो 0 से +1 होना ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, 0 से -1 होना रिडक्शन कहा जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं। ठीक है, तो पानी में हम जानते हैं कि क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। यहाँ पर तो दोनों ही 0 है, हाइड्रोजन भी फ्री फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी फ्री फॉर्म में है। जब भी कोई एलिमेंट फ्री होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव लगा ही नहीं है, फ्री है तो मतलब 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका भी 0 है। तो 0 से +1 हो गया मतलब 1 यूनिट बढ़ गया, 0 से -2 हो गया मतलब 2 यूनिट नीचे चला गया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जा रहा है, इट मींस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव साइड में भाग रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब ये दोनों मिल करके H2O बना रहे हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, जिससे पानी बन रहा है। तो ये 2 सिंपल एग्जांपल से हम लोग ये बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा उसी समय रिडक्शन भी जरूर होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ चलने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चलेंगे। अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी समय किसी दूसरे मटेरियल का रिडक्शन भी जरूर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, क्लियर हो गया। इसको हम 2 तरह से पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी पहचान सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर भी पहचान सकते हैं। रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी पहचान सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर पहचान सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात थोड़ी करी जाए अब। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, दोनों एक साथ चलेंगे, ये भी हो गया। अब थोड़ी सी बात ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनके लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या अकेले हो पाता, नहीं हो पाता, किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है, क्या अकेले हो जाता, बिल्कुल नहीं होता, किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। मतलब इसका काम इसकी वजह से बना, इसका काम इसकी वजह से बना। तो जो काम बनाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं एजेंट। जैसे LIC एजेंट तुम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि भाई हमें एक LIC करवाना है, अपना जीवन बीमा करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, तो उसके लिए हम एजेंट खोज रहे हैं ताकि वो हमारा काम करवा दे। ठीक वैसे ही हमको भाई ऑक्सीडेशन करवाना है, हमें एक एजेंट चाहिए जो हमारा ऑक्सीडेशन करवा दे।
हमें रिडक्शन करवाना है, मतलब हमें क्लोरीन को रिडक्शन करवाना है, उसे एजेंट की तलाश है जो इसका रिडक्शन करवा दे। तो इसका एजेंट कौन है? ये। और इसका एजेंट कौन है? ये। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। दैट्स ऑल। रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं। इसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ है और इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है मतलब क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लेते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में कोई समय नहीं लगेगा। जिसका ऑक्सीडेशन है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, जिसका रिडक्शन है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। ठीक है। कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। एक आध रिड्यूसिंग एजेंट भी उसी में आ जाएंगे लपेटे में। फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में तो हमारा ऑल टाइम फेमस KMnO4, ठीक है, KMnO4 है, और एक K2Cr2O7, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है H2O2 भी है, वो भी बहुत काम का चीज है। बाकी धीरे धीरे समय के साथ साथ तुम्हारे सामने आते रहेंगे, कितना नाम हम एक समय में गिना सकते हैं। तो KMnO4 बड़ा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Iron+2 को Iron+3 में कन्वर्ट कर देता है। कहीं फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट मतलब Iron+2 का सल्फेट आयन के साथ कंपाउंड है। Iron+2 है, सल्फेट पर -2 है, और दोनों मिलकर के FeSO4 बनाते हैं। KMnO4 इसको ऑक्सीडेशन करके Iron+3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो फेरिक सल्फेट बन जाता है। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इस पर 3 पॉजिटिव, इस पर 2 निगेटिव, दोनों को कंबाइन करोगे तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसको 2 बार लो, इसको 3 बार लो, तो फॉर्मूला हो जाएगा Fe2SO4 ट्राइस। फेरस सल्फेट इज FeSO4 and ferric sulfate is FeSO4 Fe2SO4 ट्राइस। सल्फेट में कुछ नहीं चेंज हुआ, जो चेंज हुआ है वो आयरन वाले पार्ट में हुआ है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ +2 से +3 हुआ है। इसका हमको कौन कराया है? ये करा सकता है, ये भी करा सकता है। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए एजेंट की जरूरत है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? KMnO4 बड़ा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज कर लो। K2Cr2O7 वो भी बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका यूज कर लो। दोनों से काम कराया जा सकता है। तो इस रिएक्शन में हम KMnO4 लगा देते हैं और थोड़ा H2SO4 भी यूज करते हैं, हो जाता है काम। फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, Iron+2 से Iron+3 में कन्वर्ट हो गया। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी होगा। किसका रिडक्शन होगा? इसका। जिसने इसका ऑक्सीडेशन करवाया है उसका ये रिडक्शन भी करवाएगा, तो इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 है। KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रहे, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। और जब H2SO4 जैसे एसिड के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में जब ये काम करता है तो इसका मैग्नीज जो है कन्वर्ट होकर के MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैग्नीज जो है MnSO4 में बदल जाता है। और वहां पर मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए? सल्फेट पर 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस है तो इस पर 2 प्लस होगा। तो +7 से सीधा +2 गया है। ठीक है, +7 से सीधा +2 गया है, मतलब 5 यूनिट कम हो गया, तो रिडक्शन हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। साथ ही साथ ये जो पोटेशियम है वो K2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है कि पोटेशियम का भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। पोटेशियम जो है K2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है रिएक्शन का पूरा रिजल्ट। ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड रिएक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ये रिएक्शन हम K2Cr2O7 से भी करा सकते हैं। FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये भी एसिडिक मीडियम में काम करता है। और काम करता है तो फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर देगा फेरिक सल्फेट में। और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 आएगा। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय निकाला था, स्ट्रक्चर भी हमने इसका बनाया था, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैथमेटिकली ही निकाल लो।
+6 आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2 और पोटेशियम का +1 यूज करके इसका जब कैलकुलेट करोगे तो +6 आएगा। इसी तरह से इसका भी मैथमेटिकली निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का -2 पोटेशियम का +1 यूज करके मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो +7 आ जाएगा। तो +6 है, उस साइड में +3 हो जाएगा। और जब क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव रहेगा तो ये Cr2SO4 थ्राइस हो जाएगा। जैसे आयरन पर 3 पॉजिटिव है तो ये Fe2SO4 थ्राइस हो गया, वैसे क्रोमियम पर जब 3 पॉजिटिव होगा तो वो Cr2SO4 थ्राइस हो जाएगा। जो पोटेशियम दिखाई पड़ रहा है वो K2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट में, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ही रिएक्शंस जो है अभी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना, दोनों ही रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, 5 यूनिट कम हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों रिएक्शंस जो है बैलेंस नहीं है, ओके। तो हम जो है रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। ये भी इसी चैप्टर का एक छोटा टॉपिक है कि हमें रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, स्पेशली ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शन को। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा वो तो इस चैप्टर में नहीं आ पाएगा, लेकिन जिन रिएक्शंस में किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन हो रहा है उन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हमने तुमको इंट्रोडक्शन दिया। एक और रिएक्शन इसी में हम लिखना चाहते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 2 रिड्यूसिंग एजेंट, 2 क्या एक ही, दोनों बार तो फिर सल्फेट ही यूज किया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी तुमको इंट्रोडक्शन दे दिया हमने। एक और रिएक्शन हम लिखना चाहते हैं H2C2O4, यह है ऑक्जेलिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, OH OH। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 यहाँ भी है, +3 यहाँ भी, ठीक है। 3 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है कार्बन, तो तीनों बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये दोनों तो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन 3 बार इन ऑक्सीजन ने मिलकर के खींचा है, यहाँ भी वही काम हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, चाहे इससे करा दो चाहे इससे करा दो, किसी से भी करा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। मान लो KMnO4 और H2SO4 ले रहे हैं फिर से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। CO2 का स्ट्रक्चर जरा बनाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। कार्बन का +4 होना चाहिए, 2 बार इधर खींचा 2 बार इधर खींचा इलेक्ट्रॉन, 2 बार इसने खींचा 2 बार इसने खींचा, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज का और +4 का एक वर्चुअल चार्ज आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। तो H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का जब इसके साथ हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 कौन, ये पोटेशियम कहाँ जाएगा, K2SO4 में। जैसे यहाँ कन्वर्ट हुआ वैसे यहाँ भी K2SO4 में कन्वर्ट होगा। मैग्नीज कहाँ जाएगा, MnSO4 में। जैसे यहाँ कन्वर्ट हुआ था वैसे यहाँ भी कन्वर्ट होगा। तो MnSO4 + K2SO4 और जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन है, ये भी बैलेंस नहीं है, हम लोग इसको भी बैलेंस करने की बात करेंगे जब अगले क्लास में मिलेंगे। तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, हेल्पिंग एजेंट कह सकते हो, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, बस रिएक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज की कमी हो उसको पहुंचाने का, लाने का, ले आने का, ले जाने का, ये सब काम करेगा। तो ये हेल्पिंग एजेंट टाइप का है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन के लिए। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऐसे काम करता है, एसिडिक मीडियम में K2Cl2O7 इस तरह से काम करता है, ओके। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने रिएक्शन सब एक ही तरह के लिखे, बहुत ज्यादा वैरायटी जो है रिएक्शंस को नहीं दी, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी के चक्कर में ना कुछ नहीं आ पाता है। तो एक ही तरह का रिएक्शन लिखा तो कम से कम एक तरह का तो तुम्हें आ जाएगा। जब एक तरह का आ जाएगा तो तुम्हारा दिमाग भी चलने लगेगा। एक दूसरे तरह का आएगा तो थोड़ा अपना दिमाग भी दौड़ाओगे कि कौन कहाँ किस में चेंज हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है,
कैसे रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हमने 2-3 रिएक्शंस लिखे और सब लगभग आपस में काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ भी आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ KMnO4 कॉमन है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 देखो MnSO4 में कन्वर्ट होता है, ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब तक। इसका पोटेशियम K2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसी में अगर हम H2SO4 न लेकर के HCl लिए होते, ये तो एसिड ही तो है, जरूरी है कि हम हमेशा H2SO4 ही लें, HCl भी ले सकते हैं, HCl भी एसिड होता है। जब हम HCl लेंगे तो काम क्लोराइड आयन से होगा, तो यहाँ भी फेरस सल्फेट न लेकर के फेरस क्लोराइड हम लेंगे, एक रिएक्शन उसके साथ भी हम लिख देंगे। कहाँ देखें किसको मिला है, ऊपर वाला है। अगर हम एक रिएक्शन ऐसा लिखें FeCl3 प्लस FeCl2 प्लस HCl gives you FeCl3 प्लस MnCl2 प्लस KCl प्लस H2। तो जरा इस रिएक्शन को देखो, यहाँ भी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या चेंज किया है HCl, H2SO4 की जगह HCl। क्यों HCl चूज किया है? क्योंकि ये FeCl2 था, जैसा आयन इसके पास था वैसा ही आयन एसिड के पास रहे तो बेटर, ठीक है। जैसा आयन इसके पास है वैसा ही आयन एसिड के पास रहे तो बेटर है, हमारे लिए रिएक्शन लिखने में आसानी होगी, हमें रिएक्शन करने में आसानी होगी, रिएक्शन समझने में आसानी होगी। तो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में तुम्हें डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो सल्फेट आयन है वो कोई काम का नहीं है, सिर्फ जो है नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने में लगा हुआ। असली काम कहाँ हुआ है? फेरस से फेरिक का बनना, +2 से +3 का बनना। सल्फेट यहाँ +2 के साथ लगा हुआ है तो सल्फेट यहाँ +3 के साथ भी लगा हुआ है। सल्फेट ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, सल्फेट का काम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन को कंपनी देना है। तो यहाँ पर कंपनी देने वाला कौन है? क्लोराइड आयन है। सल्फेट आयन का काम क्या है? पॉजिटिव आयन को कंपनी देना। तो यहाँ आयरन +2 को कंपनी दे रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन्स को कंपनी दे रहा है, यहाँ पर आयरन +3 को कंपनी दे रहा है, यहाँ पर मैग्नीज +2 को कंपनी दे रहा है, यहाँ पर पोटेशियम आयन को कंपनी दे रहा है। तो इस तरह से सल्फेट आयन कुछ कर नहीं रहा है रिएक्शन में, सिर्फ पॉजिटिव आयंस को कंपनी दे रहा है। यहाँ पर क्लोराइड आयन का भी वही रोल है, यहाँ पर आयरन +2 को कंपनी दे रहा है, यहाँ पर H+ को कंपनी दिया हुआ है, यहाँ पर आयरन +3 को कंपनी में दिया हुआ है, यहाँ पर मैग्नीज के साथ है, यहाँ पर पोटेशियम के साथ है। तो सिर्फ वो तरह तरह के पॉजिटिव आयंस के साथ। बिल्कुल वैसा ही रोल तुम यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ भी सल्फेट का रोल वही है, ठीक है। यहाँ भी सल्फेट का रोल वही है कि हर जगह वो पॉजिटिव आयंस को कंपनी देने में लगा हुआ है। तो जो सल्फेट आयन है, क्लोराइड आयन है, इनका भी रोल समझो, करेक्ट। जब रिएक्शन लिखा जाता है ऐसा नहीं कि बस सीधे बिल्कुल प्लेन याद करेंगे, रट लेंगे, रिएक्शन को हो जाएगा काम। रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे हो क्या रहा है रिएक्शन के अंदर। अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो जब भी अगली बार आएगा तो थोड़ा हाथ पैर मारोगे कि वहां ऐसा हुआ तो यहाँ भी वैसा करे, यहाँ वैसा करे, तब ना बात बनेगी। तो ये है हमारा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने देखा। ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे, रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हमने यहाँ पर KMnO4 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 समझाया, ये समझाया। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो कुछ बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तुम्हारा भेंट कराया, कुछ अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट से भी तुम्हारा भेंट कराया, रिएक्शन लिख करके दिखाया कैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, थोड़ा सल्फेट के बारे में बताया, थोड़ा क्लोराइड के बारे में बताया, एसिड के बारे में बताया। रिएक्शन को बैलेंस करना बाकी है, तो रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं। इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में।